हेलो गाइस। इन द प्रीवियस लेक्चर हम सम ऑफ सब स्पीसीज पढ़ रहे थे। तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सम ऑफ सब स्पीसीज क्या होता है? कोई भी दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस के, उनका सम कैसे डिफाइंड होगा? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू सच दैट x प्लस वाई वेयर x W1 से एंड y W2 से। और सम ऑफ सब स्पेसी W1 प्लस W2 को ऐसे डिनोट करते हैं। और ये क्या बनाता है? सब स्पेस बनाता है V का। कैसा सब स्पेस होता है? ये W1 को भी कंटेन करेगा और W2 को भी कंटेन करेगा। और यही क्या है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो W1 और W2 को कंटेन करेगा, यानी कि W1 प्लस W2 स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो दोनों को कंटेन करेगा। यानी कि इनके यूनियन से जो W1 और W2 की यूनियन से स्पेस जनरेट करेंगे वो क्या होगा? W1 प्लस W2। चलिए, ये था सम ऑफ सब स्पेसीज। कुछ एग्जांपल्स दिए थे। और फिर हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि S1 एंड S2 कोई भी दो स्पेनिंग सेट है ना, तो वो क्या कर देते हैं? W1 प्लस W2 को स्पेन कर देते हैं, उनका यूनियन से स्पेन कर सकते हैं। ये तो है ही ना, W1 यूनियन W2 किसको स्पेन कर देता है? W1 प्लस W2। ये काम है ना, कोई भी स्पेनिंग सेट भी कर सकते हैं इनका, यानी कि S1 मान लो W1 का स्पेनिंग सेट और S2 W2 का, तो इन दोनों की यूनियन से बनाएंगे तो भी W1 प्लस W2 सब स्पेस बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन पे आ गए थे। यहाँ पे लेफ्ट क्या था कि अगर दो बेसिस हैं B1 और B2, W1 और W2 के, तो क्या ये चार स्टेटमेंट के बारे में है कि ट्रू हैं फॉल्स हैं, देन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? B1 यूनियन B2 इज ए बेसिस ऑफ W1 एंड W2। यूनियन है ना, स्पेनिंग सेट की यूनियन W1 प्लस W2 को स्पेन तो कर देगी इस रिजल्ट से कि कोई भी स्पेनिंग सेट है B1 और B2 स्पेनिंग सेट तो होती हैं। W1 प्लस W2 को स्पेन तो कर देंगे, क्या बेसिस बनेगा? ये जरूरी नहीं है बेसिस बने। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये प्रीवियस में हमने ये वाला एग्जांपल किया था। W1 है XY0, W2 है 0YZ। मान लो W1 यही है, सब स्पेस है XY0 such that XY belongs to R। और W2 है सब स्पेस 0YZ such that YZ belongs to R। अगर हम इन दोनों बेसिस, इसमें बेसिस क्या थी? 1 0 0 0 1 0, ये W1 का बेसिस और ये W2 की बेसिस। अगर इन दोनों की यूनियन लेंगे तो ये तो W1 प्लस W2 बन जाएगा बेसिस, ये वाला तो बन जाएगा। हम ये बेसिस लेते हैं। मान लो B1 बेसिस ले लिया W1 का, 1 1 0 1 - 1 0। और W2 का बेसिस ले लेते हैं। मान लो ये B2 W2 का हो गया 0 1 1 0 1 - 1। ये दोनों चेक कर सकते हैं कि हम दोनों, इसके W1 का डायमेंशन 2 है ना, इसका ये बेसिस बनेगा और ये वाला भी W2 का बेसिस बन जाएगा। तो अब इन दोनों की यूनियन क्या स्पेन तो कर देगी W1 W2 को? स्पेनिंग तो सेट बन जाएगा, लेकिन ये बेसिस नहीं बनेगा क्योंकि इन दोनों की यूनियन में चार एलिमेंट आएंगे, यानी कि कोई ना कोई LD तो होगा ही होगा। क्योंकि इसका दोनों का सम का डायमेंशन क्या है? 3 है ना, ये R3 के इक्वल आया था कल, का डायमेंशन 3। तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। सेकंड है इंटरसेक्शन इज बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं स्पेन भी करेगा या नहीं करेगा, ये भी जरूरी नहीं। यहीं पे देख लो B1 इंटरसेक्शन B2 क्या आया? पाई आया। जबकि W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आएगा? वाई एक्सिस। दोनों में वाई एक्सिस कॉमन है, तो ये क्या इसको स्पेन कर सकता है? स्पेनिंग सेट ही नहीं बनेगा, ये तो जरूरी नहीं है।
यूनियन स्पैन कर जाएगा W1 W2 को, कोई भी स्पैनिंग सेट है स्पैन तो कर ही देता है। ये भी इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि B1 इंटरसेक्शन B2 यहाँ पे बी पाई आई, पाई किसको स्पैन करता है, हमेशा ट्राइवल सब स्पेस को स्पैन करता है। लेकिन है ना, हम ऐसे B1 और B2 फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मान लो कोई भी W1 और W2 सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF के, such that V is finite dimension vector space, then there always exist, ऐसे बेसिस हमेशा मिल जाएंगे, such that B1 B2 basis of W1 W2 respectively, such that B1 intersection B2 is basis of W1 intersection W2 के, B1 union B2 basis of। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, जरूरी नहीं है कि कोई भी बेसिस, मतलब B1 यूनियन B2 सब बेसिस हो W1 + W2 का, लेकिन ऐसा B1 B2 मिल सकते हैं कि जिनका यूनियन करने पे ना वो क्या बन जाए, W1 + W2 का बेसिस बन जाए। जैसे फर्स्ट वाले इस एग्जांपल में अगर हम ये बेसिस B1 कंसिडर करें, ये बेसिस B2 कंसिडर करें ना W2 के बेसिस, तो इन दोनों की यूनियन से W1 + W2 स्पैन तो होगा ही होगा, और ये क्या बनेंगे, LI बनेंगे, यानी कि ये बेसिस बन जाएगा। तो ऐसे कोई ना कोई B1 B2 मिल सकते हैं, मिलेंगे, ऑलवेज देर ऑलवेज एग्जिस्ट। इसकी थोड़ी हिंट देखो, मान लो के तौर पर, ये मान लो सब स्पेस है W1, ये मान लो W2, ठीक है। और ये मान लो W1 का बेसिस है, ये मान लो, ये मान लो W2 का बेसिस है। क्लियर। ये है B1, ये है B2, ये दोनों की इंटरसेक्शन है। अब देखो जो बी इंटरसेक्शन है ना, दोनों की B1 और B2 की इंटरसेक्शन, यानी ये वाला हिस्सा, ये W1 में कंटेंट होगा और W2 में भी कंटेंट होगा। क्लियर। इसको मैं एक्सटेंड करके एक्सटेंशन थ्योरम बेसिस ऑफ B1 W1 बना सकता हूँ, इसको एक्सटेंड करके बेसिस ऑफ W2 बना सकता हूँ। तो मैं इस तरह एक्सटेंड करूंगा कि वो कह रहे हैं W1 और W2 के जो इन दोनों की यूनियन आए ना, B1 यूनियन B2 एक्सटेंडेड वाले की, मतलब एक्सटेंड करने से जो भी ऐसे इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा कि वो LI भी रहें और स्पैन तो कर ही देंगे। तो जो B1 यूनियन B2 है ना, जो एक्सटेंड करने के बाद बनेंगे, उनसे मैं क्या बना दूंगा, वो क्या होंगे, बेसिस होगा W1 + W2 का। तो ये आइडिया है कैसे बना सकते हैं हम, ऐसे बेसिस हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी, कि दोनों के इंटरसेक्शन बेसिस बन जाएगी, ऐसे दो बेसिस एग्जिस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट करेंगे।
नेक्स्ट है, अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला है बेसिस फाइंड डायमेंशन फाइंड करने का। मान लो इफ W1 W2 दो सब स्पेस हैं, देन अगर हमें डायमेंशन निकालनी हो ना W1 + W2 की, तो ऐसे निकाल सकते, डायमेंशन ऑफ W1 लिखो प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। कंडीशन क्या है, वेयर W1 और W2 क्या होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। क्लियर। का प्रूफ या हिंट, मान लो कि जो है ना डायमेंशन W1 और यूनियन W2 का डायमेंशन है, इंटरसेक्शन का डायमेंशन है R, और W1 का डायमेंशन मान लो M है, और W2 का डायमेंशन N है। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एक्जिस्टेंस थ्योरम, एक्सटेंशन नहीं, बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम लेट की जो बी आर है, एक्स आर, ये किसका बेसिस मान लिया, W1 इंटरसेक्शन W2 का। अब एक्सटेंशन थ्योरम लगाएंगे तो इसको क्या बी आर को, मान लो बी आर है ना यहाँ पे, एक्सटेंड कर सकता हूँ B1 का बेसिस बनाने में, W1 का बेसिस बनाने में, और W2 का बेसिस बनाने में। तो बाय एक्सटेंशन थ्योरम, मान लो ये B1 को एक्सटेंड कर दिया, X1 X2 एक्स आर तक था, एक्सटेंड कर दिए Y1 Y2 अप टू Y, कितने वेक्टर आ जाएंगे M-R, क्योंकि जो W1 का डायमेंशन मानना है वो M मानना है, और बी आर को एक्सटेंड किया है B2 बनाने के लिए, W2 का बेसिस बनाने के लिए, तो दैट Z1 Z2 अप टू Zn-R, ये दोनों क्या हो गए, आर बेसिस ऑफ W1 एंड W2। अब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, क्लेम क्या है मेरा, कि जो बी सेट है ना, X1 X2 अप टू XR, और Y1 Y2 टू Y M-R, इन तीनों की यूनियन की है Z1 और Zn-R, ये जो है ये बेसिस बनेगा W1 + W2 का। ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। तो इस बी को मुझे क्या बनाना है, बेसिस बनाना है दोनों के सम का। तो क्या प्रूव करूंगा, पहले तो स्पेनिंग सेट होना चाहिए और एल आई होना चाहिए। तो स्पेनिंग सेट के लिए, स्पेन के लिए मान लो कोई भी वेक्टर है जो इन दोनों के सम से कोई वेक्टर लिया, इनके अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा, यानी कि वो स्पेनिंग सेट है। यानी कि वी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, X + Y के सम में, जहाँ पे X कहाँ से आएगा W1 से, और Y कहाँ से आएगा W2 के। अब X किसका, W1 का एलिमेंट है, W1 का बेसिस कौन है, B1, B1 है, यानी कि X को AI XI प्लस में समेशन BI YI ऐसे लिख सकता हूँ ना। B1 W1 का बेसिस है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेके जाएगा XI और YI के। क्लियर। सिमिलरली Y किसका, W2 का एलिमेंट है, यानी कि B2 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। फिर
सी आई एक्स आई समेशन डी आई जेड आई। अब v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को x प्लस वाई को ऐड करूंगा तो ए आई प्लस सी आई ऐड होंगे, क्योंकि एक्स आई के कोफिशिएंट सेम है ना। तो उसको नया वेरिएबल नाम दे दिया मैंने ई आई। एक्स आई प्लस में समेशन वाई बी आई वाई आई और समेशन डी आई जेड आई। ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, बी के W1 प्लस W2 के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, यानी कि स्पेनिंग सेट हो गया बी। और ये तो एल आई है ही सभी वेक्टर्स, बी जो एल आई है ही, क्यू एल आई है। एल आई के लिए चेक कर सकते हैं ना, ई आई एक्स आई प्लस में समेशन बी आई वाई आई प्लस में डी आई जेड आई। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक्सटेंड करके बनाए हैं ना अलग अलग इस तरीके से कि उनमें कुछ कॉमन ना हो। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जीरो। अगर नहीं ये बात प्रूव कर लो, इस अब एल आई है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए, ये बात है ना, इसका प्रूफ करते हैं। बीज एल आई स्पेनिंग सेट तो प्रूव हो गया, एल आई के लिए कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे। इसको ऐसे लिख दूं, ई आई एक्स आई प्लस में समेशन बी आई वाई आई इज इक्वल टू माइनस समेशन डी आई जेड आई। क्लियर। ये एलिमेंट किसका है, W1 का। ये किसका होगा, W2 का। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट W1 में भी है W2 में, दोनों इक्वल हैं। तो ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, दोनों की इंटरसेक्शन में, W1 इंटरसेक्शन W2। ये एक्स आई और वाई आई के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से बना, तो W1 में होगा। ये जेड आईज के कॉम्बिनेशन है, यानी कि W2 में होगा ऐसा एलिमेंट। तो दोनों, ये W1 में भी है W2 में भी है, तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। समेशन डी आई जेड आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। ये कैसे लिख दिया, अब ये W2 का एलिमेंट है ना, तो W2 के किसी भी एलिमेंट को एफ आई मान लो, जीरो इनका सम, ये जीरो बन रहा होगा। प्लस में समेशन मान लो डी आई जेड आई है, इसका सम जीरो आ रहा है। तो समेशन माइनस डी आई जेड आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, ऐसा होगा ना। इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो क्यों आएगा, क्योंकि B2 ये किसका एलिमेंट है, B2 के लीनियर कॉम्बिनेशन का। और B2 क्या है, B2 हम बेसिस लेके चले हैं W2 का, यानी कि ये एल आई सेट होगा। एल आई सेट होगा तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। तो जो हमें ऐसे डी आई और एफ आई क्या मिलेंगे, स्केलर्स मिलेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा। तो ये यहीं से लिखा है माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई। अब ये क्या है, मैं फिर ऐसे लिख दूं ना, इसका सम जीरो आया, डी आई जेड आई जीरो। अब ये क्या है, B2 का एलिमेंट, यानी कि इनके ये एल आई है, तो इनका सम जीरो कब आ सकता है, इफ एंड ओनली इफ जब स्केलर जीरो हो, यानी कि एफ आई भी जीरो होंगे, यानी कि डी आई भी जीरो होंगे। स्केलर जीरो होने का मतलब तो यही है ना। तो अब यहाँ से क्या आ गया, समेशन ई आई एक्स आई प्लस में समेशन बी आई वाई आई किसकी इक्वल आ गया, जीरो के। लेकिन इनका ये किसके एलिमेंट है, W1 के। और W1 के एलिमेंट है
W1 के एल आई वेक्टर्स क्या है? एल आई है ना, B1 बेसिस के, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एल आई तभी होगा ना जब सभी स्केलर जीरो हो, यानी ई आई भी जीरो और पी आई भी जीरो। यानी कि ये क्या बन गया? बेसिस हो गया, ये सारे स्केलर जीरो आ गए, डी आई जीरो आ गया, बी आई जीरो आ गया, ई आई जीरो आ गया। इसका मतलब बी क्या बन गया? बेसिस बन गया W1 प्लस इसका, W1 प्लस W2 का बी बेसिस बन गया। यानी कि इसका डायमेंशन क्या आ गया? W1 प्लस W2 का कितने एलिमेंट हैं W1 में प्लस W2 में, और दोनों के इंटरसेक्शन में एक्स आर एलिमेंट माइनस कर देंगे ना। एक्स आर इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है डायमेंशन के। एक्स आर दो बार ऐड हो गई, तो आर एलिमेंट इसके, एम माइनस आर इसके और एन माइनस आर इसके, ये क्या बन जाएगा? डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। और यहाँ से ये आ गया। W1 के कितने एलिमेंट है, इसे चेक करना चाहिए। आर प्लस ये आर एलिमेंट, वाई आर कितने, एम माइनस आर, और जेड आइस कितने हैं, एन माइनस आर। तो यहाँ से एक आर तो कैंसिल हो गया, एम यानी कि डायमेंशन ऑफ W1, एन यानी डायमेंशन ऑफ W2, और सब्ट्रैक्ट में दोनों का इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है गेट 2025 का, 2022 का। लेट W1 is equal to x1 x2 x3 belongs to R3 such that x1 plus में 2x2 minus x3 is equal to 0, और W2 is equal to x1 x2 x3 belongs to R3 such that 2x1 plus 3x3 is equal to 0. Dimension of W1 equal to dimension of W2. Option B, dimension of W1 plus dimension of W2 equal to 1. Date 2022। हमें W1 सबस्पेस दे रखा है, W2 दे रखा है, तो W1 का डायमेंशन क्या होगा? यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है 2, यहाँ से W2 इसका भी डायमेंशन 2। यहाँ पे कितने वेरिएबल रहेंगे, एक कंडीशन आ गई ना, तो x3 की जगह मैं -x1 -2x1 लिख सकता हूँ, तो इसका डायमेंशन 2।
यहाँ पे x1 और x3 डिपेंडेंट होगी ना, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? टू होगा। तो ए ऑप्शन तो हो गया ट्रू। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ R³ इज इक्वल टू 1। इसे चेक करते हैं। W1 और W2 की इंटरसेक्शन निकालते हैं ना पहले। W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें कैसे एलिमेंट दिखेंगे जो W1 की भी कंडीशन पूरी करे और W2 की भी कंडीशन पूरी करे। W1 क्या कहता है? W2 की कंडीशन से क्या है? 2x1 प्लस 3x3 मस्ट बी इक्वल टू 0। यानी कि x1 क्या आ गया? -3x3/2। या फिर x3 को लिख लो, ये आ गया -2/3x1। क्लियर। अब W1 की कंडीशन में ये रखें तो क्या आएगा? x1 प्लस 2x2, x3 की जगह -2/3x1 ये रखेंगे। ऐसे क्या आएगा? 5x1/3 प्लस में 2x2 इज इक्वल टू 0। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। -5/6। क्या आएगी? 2x2 इज इक्वल टू -5/3x1। x2 की वैल्यू आ गई -5/6x1। ठीक है, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट कैसे दिखेंगे? x1 की जगह x1, x2 क्या आ गया? -5/6x1, x3 की जगह -2/3x1, सच दैट x1 बिलोंग्स टू। और यानी कि इसका डायमेंशन क्या हुआ? वन डायमेंशन का आ गया ना। अब एक पता है मुझे, तो ये ऑप्शन भी, डी वाला भी ट्रू हो गया। अब जो डायमेंशन है W1 प्लस W2, इसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। डायमेंशन ऑफ W1 क्या है? 2 2 4, और इसका -1 3, यानी कि ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और इसका भी क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ W1 2, डायमेंशन ऑफ W2 2, और डायमेंशन ऑफ R3 क्या होता है? R³ का 3, यानी कि क्या है? 1। ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया। इसका आंसर हो गया ABD। नेक्स्ट है डायरेक्ट सम क्या होता है? डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पीसीज, सम ऑफ सब स्पीसीज तो पढ़ लिया हमने। अब आएगा डायरेक्ट सम। सम ऑफ सब स्पीसीज को डायरेक्ट सम कब बोलेंगे? एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लेट W1 और W2 सब स्पेस हैं वी के, देन देयर सम W1 प्लस W2 इज कॉल्ड डायरेक्ट सम। एवरी वेक्टर ऑफ W1 प्लस W2
कैन बी यूनिकली expressed as sum of factors of W1 and W2 and we denoted it as W1 direct sum of subspace W2। इस सम को है ना W1 प्लस W को डायरेक्ट सम तब बोलेंगे जब हर एक वेक्टर है ना W1 प्लस W2 को एक ही तरीके से लिख सकते हैं सम ऑफ W1 और W2 के सबस्पेस से यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट सम बोलेंगे। जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल किया था सबस्पेसिस वाला, मैट्रिक्स वाला किया था एक एग्जांपल। हाँ ये रहा। इसमें ना मेरे पास चॉइस थी ना, यहाँ पे जीरो लिखूं या यहाँ पे, इन दोनों में या तो जीरो लिखूं या यहाँ पे डी लिख दूं, यहाँ पे जीरो लिख दूं। ये चॉइस थी ना। जब कोई चॉइस नहीं आएगा ना, यूनिक ही वे में अगर हम लिख सकते ना, एक ही मेथड हो W1 और W2 को लिखने का, तब हम कहेंगे ये डायरेक्ट सम है। यहाँ पे चॉइस थी ना, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, A B - A, और यहाँ पे डी लिख दूं प्लस में 0 0 C + A D। ये एलिमेंट W2 का, ये एलिमेंट W1 का, और इन दोनों की सम को R2 क्रॉस R2 पे लिख सकता हूँ। अगर जब चॉइस ना हो ना, तो क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट सम है। ये पता चल जाता है क्वेश्चन करते हुए। इसके ऊपर करेंगे डायरेक्ट सम के भी। उससे पहले एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबस्पेस क्या होता है। एल आई सेट की बात नहीं कर रहे, एल आई सबस्पेस को हम एल आई कब बोलेंगे कि ये सबस्पेस इससे इंडिपेंडेंट है। इसकी क्या कंडीशन है कि मान लो कोई भी डब्ल्यू आईज क्या है, वेक्टर स्पेस के सबस्पेस है। आई इज इक्वल टू 1 2 के, तो इनको एल आई कब बोलेंगे, डब्ल्यू आईज आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई, जीरो वेक्टर हटा के, और कोई भी स्केलर सच दैट डब्ल्यू आई का कोई भी वेक्टर लो, फॉर ऑल लो, एनी वेक्टर के लिए ऐसे स्केलर्स के अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो ना, तो स्केलर्स क्या होने चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। डेफिनेशन सेम वैसी ही है, बस इसमें क्या है, एक्साइज वेक्टर कहाँ से आएंगे, डब्ल्यू आई से। मान लो एग्जाम्पल, आर टू का सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस, और डब्ल्यू वन हो गया एक्स एक्सिस, और डब्ल्यू टू मान लो वाई एक्सिस। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में डब्ल्यू वन के कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स जीरो टाइप का दिखेगा, डब्ल्यू टू का जीरो वाई टाइप का। अगर इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो क्या इम्प्लाई आएगा, ए एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो और बी वाई मस्ट बी जीरो। अब क्या होने चाहिए, एक्साइज वेक्टर्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। हमने कंडीशन में लेके चलिए ना, फॉर ऑल एक्स आईज बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई माइनस जीरो, तो ये तो नॉन जीरो लेके चले हैं एक्स और वाई, इसका मतलब क्या है, ए जीरो और बी भी जीरो, स्केलर जीरो आ गया, यानी कि ये क्या है, एल आई है। मान लो डब्ल्यू थ्री एक और सब स्पेस होता, एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, ये वाली लाइन, तो ये क्या एल आई होंगे, ये एल आई नहीं होंगे, क्योंकि मान लो डब्ल्यू वन का एक एलिमेंट लिया मैंने, वन 1 0, स्केलर ले लिया वन, डब्ल्यू टू का 0 1 ले लिया, और एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन का एलिमेंट ऐसे दिखेगा ना, 1 1 2 2 3 3 ऐसे एलिमेंट, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैंने जीरो बना दिया विदाउट
टेकिंग स्केलर्स जीरो। तो ये क्या है? अगर W1 और W2 तो क्या बन जाएंगे? Li हैं, लेकिन अगर तीनों की बात करें, W1, W2 और W3, ये तीनों मिलके Li नहीं है। अगर Wi क्या है, सब स्पेस है Vi की, देन द फॉलोइंग कंडीशन आर इक्विवेलेंट। देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट, Wi को Li कहेंगे, तीन कंडीशन इक्विवेलेंट है। अगर इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, एक भी कंडीशन दे रखी हो, तो बाकी दो को अपने आप ही अप्लाई करेगा। I नॉट इक्वल टू J। अगर Li है ना, तो बाकी के साथ इंटरसेक्शन ट्राइवल ही आएगी हमेशा। या फिर इसको ऐसे भी, जो प्रीवियस वन है ना, I इज इक्वल टू 1 to J-1, Wi इज इक्वल टू ट्राइवल, और ऑल J इज इक्वल टू 2 3 up to K। ये क्या कंडीशन क्या कह रही है? मान लो एग्जांपल के तौर पे समझे, तो W1 और W2 और W3, ये कह दे अगर सब स्पेस Li, तो इसका मतलब क्या है कि W1 और बाकी सभी जितने भी सब स्पेस बन गए ना, उनकी जो इंटरसेक्शन आएगी वो सब ट्राइवल ही आएगी। मान लो W2 ले लूं, तो बाकी कौन से बच गए? W1 और W3। अगर 4 होता तो W4, उसकी भी सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन ट्राइवल आएगी। ये वाली सेकंड कंडीशन तो ये कह रही है, अगर Li है तो, इफ Li, देन ये होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना, ये वाली भी कर जाए, मान लो ये तीनों का कॉम्बिनेशन ले लूं, तो भी हम कह देंगे कि ये Li है। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है ना, कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो बाकी दोनों अपने आप हो जाएंगी। थर्ड वाली कंडीशन कह रही है कि मान लो मैं कोई W2 सब स्पेस ले लूँ ना, तो इसको आगे वाले की जगह पीछे वाले से चेक कर लूँ ना, बस W1 के साथ इंटरसेक्शन ट्राइवल है, तो भी क्या होंगे? W1 और W2 Li हो जाएंगे। इसी तरह फिर W3 को चेक करूंगा मैं, किसके साथ इंटरसेक्शन? W1 और W2, इनके साथ इंटरसेक्शन पाई आएगी ना, तो ये तीनों Li हो जाएंगे। मान लो कोई W4 होता, तो प्रीवियस थ्री के साथ यहाँ पे सम आएगा इंटरसेक्शन में, W+W3, बस ये इंटरसेक्शन चेक करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सेट Li हो जाएगा। यहाँ पे फॉर ऑल J, हर एक J के लिए चेक करना है, 2 to K तक। ऐसा नहीं कि W2 और W1 की कंडीशन आ गई एमपीटी और W3 को चेक ही नहीं करो फिर। हर K तक चेक करना है, लास्ट तक। और ये सभी Li है ना, तो इसको डिनोट करते हैं। मान लो Wi क्या है? वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है। Li सब स्पेस का सम जो है ना, वो डायरेक्ट सम बनाता है हमेशा। कब बनाएगा डायरेक्ट सम? Li होंगे तो डायरेक्ट सम बनाएगा, सब स्पेस और Li। और इसको डिनोट कर देते हैं हम, वी डिनोट इट एज समेशन I इज इक्वल टू 1 to K Wi, ऐसे डिनोट कर। अगर Li होंगे तो डायरेक्ट सम
कोई भी सम ऑफ सब स्पेसिस डायरेक्ट सम बनाएगा। तो ऐसे नोट किया गया है कि ये बात ध्यान रखनी है कि ये जरूरी नहीं है, नोट नेसेसरी। अगर ये हो ना कि सभी की इंटरसेक्शन ट्राइवल है, तो जरूरी नहीं है कि उनके सम के साथ भी इंटरसेक्शन ट्राइवल आएगी। इसका मतलब क्या है? मान लो W1 W2 और W3 तीन कोई भी वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस के। तो मान लो कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी ट्राइवल आ रही है, W2 और W3 की भी ट्राइवल आ रही है, और W1 W3 की भी इंटरसेक्शन ट्राइवल आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट इम्प्लाइज कि Li है। या फिर ये कह दूं मैं, ये इम्प्लाई नहीं करते कि W1 इंटरसेक्शन इनके सम ऑफ सब स्पेसिस के भी ये भी ट्राइवल होगा। ये इम्प्लाई नहीं करता है। ये इम्प्लाई क्या करेगा कि W1 और W2 इंडिविजुअली क्या है, Li। W2 और W3 इंडिविजुअली Li। W1 और W3 इंडिविजुअली Li। W1 W2 W3 नीड नॉट बी Li। ये भी एग्जांपल से एक, मान लो W1 जो है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये मान लो W1 है एक्स एक्सिस, W2 वाई एक्सिस, W3 सब स्पेस है जेड एक्सिस। इन दोनों की एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगी, ट्राइवल आएगी। लेकिन W1 प्लस W2 मिलके क्या बना देता है, कंप्लीट R2। जबकि W3 इंटरसेक्शन इन दोनों के सम के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगी, जेड एक्सिस की कंप्लीट है W3 आएगा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों Li होंगे। यही था पॉइंट। अगर Li सब स्पेस है तो उनका डायमेंशन क्या होगा, और Li सब स्पेसिस ऑफ Pf, देन क्या बनाता है, डायरेक्शन बनाता है। और इसका जो डायमेंशन आएगा ना, उनके इंडिविजुअली अलग अलग डायमेंशन का सम कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, Li है तो डायरेक्ट उनका नॉर्मल सम कर दो, डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन निकाल। लेकिन कंडीशन क्या है, वेक्टर स्पेस क्या होना चाहिए, फाइनाइट जनरेटिव। फिर BF फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। अगर BIs आर बेसिस ऑफ WIs, WI क्या है, LI सब स्पेस हैं, और इनके BIs क्या है, बेसिस हैं, एंड WIs आर LI। तो इस केस में ना यूनियन क्या बन जाती है, बेसिस बन जाती है डायरेक्ट सम की। नॉर्मल सम ऑफ सब स्पेसिस में देखा था हमने, जरूरी नहीं कि यूनियन ऑफ सब स्पेसिस सम ऑफ सब स्पेसिस की भी बेसिस बने, स्पेन तो कर देती है, बेसिस बनना जरूरी नहीं था। अगर वो क्या है, Li सब स्पेस है ना, तो वो क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे।
अगर कोई भी दो सब स्पेस है ना, मान लो, और उनका डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस कंप्लीट वी बनता है, और दोनों की इंटरसेक्शन एमपीटी हो यानी एलआई हो, या फिर ऐसा हो कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2। इन तीनों में से अगर कोई भी दो कंडीशन होल्ड कर जाएंगे ना, तो ये डायरेक्ट सम बन जाएगा बी W1 और W2 का। इफ सफिशिएंट कंडीशन है, कोई भी दो अगर सेटिस्फाई हो जाए तो। बी क्या होगा, W1 प्लस W2 का डायरेक्शन, या तो एल आई हो जाए W1 W2, तो वी को डायरेक्शन कहेंगे, या इनका डायमेंशन ऐसे अलग अलग सेपरेट के सम के इक्वल आ जाए, तो हम वी को डायरेक्शन लिख सकते हैं। अब है ना एग्जाम में कई बार डायमेंशन ऑफ सबस्पेस दे देता है, कि डायमेंशन ऑफ सबस्पेस है 7, या W1 का 7 है, W2 का 8 है, बिना सबस्पेस दिए, और पूछ ले सम ऑफ सबस्पेसेज बताओ। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर हमें इंटरसेक्शन का सब डायमेंशन चाहिए ना, लेकिन इंटरसेक्शन का सम तो निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें सब स्पेस ही नहीं पता। तो हम उसमें इनइक्वालिटीज में आंसर देंगे कि इस रेंज में इसका डायमेंशन हो सकता है। तो है इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। क्या है, मान लो W1 और W2 दो सब स्पेस हैं, बी के, और वी क्या है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। तो हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, डायमेंशन ऑफ W1, अभी अभी की इनइक्वलिटी, माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। और ये भी पता है कि W1 और W2 किस में कंटेन होते हैं, W1 प्लस W2 में, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इन दोनों के डायमेंशन से तो ज्यादा होगा ना, यानी कि इन दोनों के मैक्सिमम से ज्यादा होगा डायमेंशन ऑफ W1 या डायमेंशन ऑफ W2। यहाँ तक क्लियर। अब जो इंटरसेक्शन का डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 का, कितना हो सकता है, कम से कम जीरो या जीरो से बड़ा तो होगा ना। अब इसमें हम यूजिंग ए, ये लिख सकता हूँ मैं ए को यूज करके, कि जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 है ना, वो लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि इन दोनों के सम में कुछ पॉजिटिव टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। अगर ये सब्ट्रैक्ट ना करो तो ये ज्यादा रहेगा ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये क्या है, पॉजिटिव रहेगा हमेशा डायमेंशन, और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव टर्म, तो ये कुछ ना कुछ कम होके इसके इक्वल आ रहा है। अगर ये कम ना हो तो ये इससे एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यही लिखा है बस यहाँ पे। तो मुझे दो इक्वलिटीज मिल गई, कौन कौन सी, जो सम ऑफ सबस्पेसिस का अगर डायमेंशन है ना, वो किससे बड़ा होगा, दोनों के डायमेंशन इंडिविजुअल से तो बड़ा होगा, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2।
से तो बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, मिनिमम होगा वी के डायमेंशन से तो बड़ा नहीं हो सकता ना। मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे ये बड़ा होगा। मान लो डायमेंशन ऑफ V1 9 है, W1 9 है, और W2 10 है, और V का डायमेंशन 15 है। तो इन दोनों का डायमेंशन 19 इक्वल टू V से तो बड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो न ऐसे लेंगे ना, मान लो W1 का डायमेंशन क्या कह रहा हूँ मैं, कि W1 का डायमेंशन 10 है, W2 का मान लो 7 है, और V का ही खुद का ही डायमेंशन 13 है। तो हम ये देखेंगे ना इन दोनों के सम से इनका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 लेस देन 17 से लेस लिखें, इससे पता है कि 13 को तो वैसे ही एक्सीड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये वाले काम नहीं आ जाएगा, ये वाले इनइक्वालिटी काम आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन का डायमेंशन कितना एक्सीड कर सकता है। अब देखो हमें पता है कि इंटरसेक्शन दो W1 में भी कंटेंट करेगी और W2 में भी कंटेंट करेगी, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इन दोनों के डायमेंशन से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2, इन दोनों के डायमेंशन से तो ज्यादा नहीं हो सकती। ये क्लियर। अब ए में यूज करता हूँ इसको, यूजिंग ए को यूज करके, ए में क्या था, डायमेंशन ऑफ W1 यूनियन W2 क्या थी, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। उसको इंटरसेक्शन वाले को इधर लिया है राइट हैंड साइड, यूनियन वाले को राइट हैंड साइड लिया है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया है। सम ऑफ सब स्पेसिस को ऐसा लिख सकता हूँ यूजिंग ए। अब हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V से। अब कुछ ना कुछ ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूं तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ना, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1, नहीं ये कम हो जाएगा ना, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2। अगर V का डायमेंशन सब्ट्रैक्ट करूं, कुछ ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो और क्या होगा, ये कम होगा, यानी कि लेस देन होगा इससे। तो हमें एक और इक्वलिटी मिल गई, क्या, कि इंटरसेक्शन जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हो कहीं नेगेटिव आ जाए तो कम से कम 0 से तो बड़ा होगा, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, ये इक्वलिटी आ गई। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो कि डायमेंशन है वेक्टर स्पेस का 10, और W1 का डायमेंशन दे दिया, और डायमेंशन W2 का इक्वल दे दिया 9 के, और W1 नॉट इक्वल टू W2। दैट इनका डायमेंशन, इंटरसेक्शन का डायमेंशन पूछा है कि कौन सी रेंज के अंदर लाई करेगा। अब इंटरसेक्शन का इसको एक्सीड नहीं कर सकता, डायमेंशन ऑफ W2 और W2 1 और 2 के, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 दोनों में मिनिमम के दोनों इक्वल 9 के हैं, यानी कि 9 को तो एक्सटेंड नहीं कर सकता। और ग्रेटर देन किससे होगा, 0 सम ऑफ W1 का
और W2 का डायमेंशन ऐड और माइनस में करो V का डायमेंशन। 9 और 9 18 माइनस 10, इनकी 8 और 9 के बीच में इसका डायमेंशन होगा। अब देखो, ये पता है कि W1 इन्होंने कंडीशन दे रखी है, W1 नॉट इक्वल टू W2। इसका मतलब क्या होगा कि जो डायमेंशन है ना W1 इंटरसेक्शन W2 का, वो 9 नहीं हो सकता। अगर 9 हो गया तो क्या W1 और W2 इक्वल ही हो जाएंगे ना। अगर डायमेंशन 9 हो गया इन दोनों के इंटरसेक्शन में, डायमेंशन 9, सभी एल आई वेक्टर आ गए, तो वही तो W1 को जनरेट करेंगे, वही W2 को, यानी कि इक्वल हो गए। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, तो इनइक्वलिटी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस इंटरसेक्शन का डायमेंशन, ये क्या है, 10। यानी कि यहाँ से क्या होगा, वही डायमेंशन ऑफ बी के इक्वल, यानी कि W1 प्लस W2 क्या बनाएंगे, वी के इक्वल आ जाएंगे। पी का डायमेंशन भी 10 है ना। अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। फर्स्ट है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का वाला वेक्टर स्पेस है, और डब्ल्यू सब स्पेस है सच दैट की ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक मैट्रिक्स का, और W2 मान लो स्क्यूस मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए सेट है। तो वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, किसी भी मैट्रिक्स वी का कोई भी मैट्रिक्स को ना सम ऑफ सब स्पेसिस लिख सकता हूँ ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सिमेट्रिक, ये कैसे बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स को मैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिख सकता हूँ ना, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये W1 का एलिमेंट होगा, और ये क्या होगा, W2 की एलिमेंट होगी, प्रोवाइडेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बनेगा, और दोनों की W1 इंटरसेक्शन W2 की बात करूं मैं, तो क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एट द कंडीशन, सिर्फ एक मैट्रिक्स हो सकती है ना, जीरो मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। अगर करेक्टरिस्टिक टू नहीं है तो इसीलिए लिखा है प्रोवाइड करेक्टरिस्टिक नॉट इक्वल टू टू। अब एट ए टाइम सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। मान लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए होगा तो माइनस ए, और ये दोनों, ये तो आ गया स्क्यू सिमेट्रिक के कारण, और सिमेट्रिक के कारण क्या आएगा, ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए, यानी कि ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सभी एलिमेंट ऐसे करके जीरो आ जाएंगे। तो ए की मैट्रिक्स बचेगी जीरो मैट्रिक्स, ए जीरो, जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है ऐसे। इसका मतलब क्या है, W1 और W2 एल आई है, यानी कि बी को मैं W1 और W2 के डायरेक्ट सम में लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स को सिर्फ हम यूनिक ऐसी दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जो सिमेट्रिक भी और सिमेट्रिक भी। तो ऐसी क्या मिलेंगे, यूनिक मैट्रिक्स मिलेंगे, इसका मतलब ये। नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर
ई क्या है, एक सब स्पेस है इवन फंक्शन का, और ओ लिखा है मैंने ओड फंक्शन के सम फंक्शंस का, फंक्शन फ्रॉम F1 to F2। तो ये भी है ना, डायरेक्ट सम बनाते हैं, इनकी ई प्लस ओ, हर एक फंक्शन को इवन और ओड फंक्शन के सम में लिख सकता हूं मैं, वो भी यूनिकली, प्रोवाइडेड इसमें भी करेक्टरिस्टिक ऑफ F1 नॉट इक्वल टू ट्रू। कैसे? F1 F2 कैसे दिखेंगे? फंक्शंस का सेट है, सच दैट फंक्शन कहाँ से, F2 से F1। क्लियर? अब f(x)= -x, अगर ऐसा हो तो क्या होता है, इवन फंक्शन। ओड फंक्शन की क्या कंडीशन है, f(x) मस्ट बी इक्वल टू -f, माइनस एक्स आएगा, -f(-x), ये क्या है, ओड फंक्शन। किसी भी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ ओड और इवन फंक्शन। कैसे लिख दूं, मान लो f(x) है कोई भी फंक्शन, बिलोंग्स टू f(1) से f(2), तो ऐसे लिख सकता हूँ ना f(x) को, f(x) प्लस f(-x)/2, प्लस में f(x) माइनस f(-x)/2। ये वाला फंक्शन मिलके, इसको मान लो g(x) नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया h(x). यहाँ पे g(x) क्या होगा, एक इवन फंक्शन है, और h(x) क्या है, ओड फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को मैं सम ऑफ इवन और ओड फंक्शन के सम में लिख सकता हूँ, वो भी यूनिकली। और ये एल आई भी होंगे ना दोनों, इसलिए डायरेक्ट सम आया है ये, क्योंकि कोई फंक्शन एट ए टाइम ओड भी हो और इवन भी हो, तो ऐसा कौन सा सिर्फ आइडेंटिटी जीरो फंक्शन ही होता है जो इवन भी हो और ओड भी हो। यहाँ का बोल दो चाहे आइडेंटिटी फंक्शन, जीरो आइडेंटिटी होती है ना। सब स्पेस है वो सीक्वेंस वाला, वो वाली सीक्वेंस जो कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और इसका एक सब स्पेस लिया, इसके अंदर कैसे सीक्वेंस आएंगी, W1 में नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस मतलब कौन सी सीक्वेंस होती है जो कन्वर्ज कहाँ करती है, जीरो पे, उनको बोलते हैं नल सीक्वेंस। और W2 सब स्पेस लिया कांस्टेंट सीक्वेंस का। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कौन सी होती है, मतलब ऐसे कांस्टेंट, फोर 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 फोर, ऐसी कोई कांस्टेंट सीक्वेंस होगी वो कहाँ जाएगी, W2 में। और W1 में ऐसी सीक्वेंस जो कन्वर्ज कहाँ कर रही है, जीरो पे, जैसे -1/n कहाँ कन्वर्जेंट करती है, जीरो पे, 1/n जीरो पे, ऐसे ऐसे सीक्वेंस, -1, -1/2, -1/3, -1/4, ये कहाँ कन्वर्जेंट करेगी, जीरो पे, यानी कि W1 में। क्लियर? ये सीक्वेंस। अब जो इंटरसेक्शन की बात करूं मैं, W1 और W2 की, जो कांस्टेंट भी होनी चाहिए और कन्वर्जेंट जीरो पे करनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही सीक्वेंस मिलेगी ना, कैसी कांस्टेंट होने की कंडीशन तो क्या है, सभी एलिमेंट सेम, यानी कि 0 0 0। और W1 की कंडीशन क्या है, कि जीरो पे कन्वर्जेंट करनी चाहिए, तो ऐसी क्या होगी, सिर्फ जीरो सीक्वेंस, यानी कि W1 और W2 की इंटरसेक्शन तो क्या है, सिर्फ एक सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस। चलिए, अब मान लो कोई भी सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सम ऑफ सीक्वेंस B1 और C1, जहाँ पे जो B1 है ना नल सीक्वेंस से आएगी, और C1 क्या आएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस से। कैसे, जो मैंने B1 सीक्वेंस जो बनाऊंगा ना, मैं वो कैसे बनाऊंगा, जो B1 सीक्वेंस है ना, मान लो कोई भी A1 जो है B से है, इसका मतलब क्या है, कि
कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, किसी ना किसी लिमिट पे कन्वर्जेंट करेगी, an-l पे कन्वर्जेंट करेगी। क्लियर। और मैं ऐसी क्या बना लूं, b1 एक ऐसी सीक्वेंस बना लूं मैं अब, an-l, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और कहाँ पे कन्वर्जेंट करेगी, जीरो पे, यानी कि ये कहाँ जाएगी, w1 में जाएगी bn सीक्वेंस। क्लियर। और C1 सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, C1 को Cn को बना लूं कांस्टेंट L की सीक्वेंस ही, ये कहाँ कन्वर्जेंट करेगी, L पे ही कन्वर्जेंट करेगी, तो इनका सम कहाँ कन्वर्जेंट करेगा, यहाँ पे an l-l जीरो पे, और ये भी, ये तो l-l जीरो पे कन्वर्जेंट करेगी, ये L पे कन्वर्जेंट करेगी, यानी ओवरऑल L पे कन्वर्जेंस आ गई, तो कन्वर्जेंस के लिए तो हर एक सीक्वेंस को मैं नल सीक्वेंस और कांस्टेंट सीक्वेंस के सम में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी, और ये क्या है, li है, तो ये क्या बना देगा, डायरेक्ट सम बना देगा। यानी कि कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस है ना, उसको मैं ऐसी यूनिक, ऐसी दो सीक्वेंस निकालूंगा। एक सीक्वेंस क्या होगी, नल सीक्वेंस होगी, और दूसरी सीक्वेंस क्या होगी, कांस्टेंट सीक्वेंस होगी। यूनिकली वे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आईआईटी जैम का 2023 का। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। इफ ls is equal to r2, then ls intersection w is equal to w। two statement l s union t is equal to ls union lt। ऑप्शन ए, p is true, p is false, q is true, q is false। ये क्वेश्चन है जैम 2023 का। क्लियर। क्या दे रखा है इसमें, एस और टी दो सेट्स हैं, सबसेट्स हैं R2 के, नॉन एम्प्टी। और क्या है, W कोई भी सबस्पेस है, प्रॉपर सबस्पेस है, ट्राइवल भी नहीं है R2 का। क्लियर। तो पी स्टेटमेंट कहते हैं कि एल एस अगर आर स्क्वेयर है ना, मतलब एस क्या है, स्पेनिंग सेट है कंप्लीट आर स्क्वेयर का, तो एल एस यूनियन डब्ल्यू में क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के साथ इंटरसेक्शन उसकी डब्ल्यू को स्पेन करेगी, ये कह रहा है पी स्टेटमेंट। तो ऐसा जरूरी है, मान लो एस स्पेनिंग सेट मैंने ले लिया, R2 का स्पेनिंग सेट कोई भी ले लिया मैंने, 1101 ऐसा ले लिया, LI भी है दोनों, और डायमेंशन टू, कार्डिनलिटी टू, यानी कि बेसिस बन जाएगा, स्पेनिंग सेट होगा ना। नहीं तो स्पेनिंग सेट चाहिए, बेसिस नहीं चाहिए। मैं 11 से कंप्लीट है, और 01 ये दोनों क्या बनाएंगे, दोनों एलिमेंट LI हैं, और ये बेसिस भी बनी जाएगा वैसे R2 का, तो स्पेन कर देंगे R2 को। और मैंने W कोई भी प्रॉपर सबस्पेस लेना है, वो ले लिया मैंने एक्स एक्सिस। क्लियर। अब इनके स्पेनिंग सेट में क्या आएगा,
एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या आएगा? डब्ल्यू क्या है? एक्स एक्सिस लेके चला हूं ना मैं। एस में एक्स एक्सिस का कोई एलिमेंट है ही नहीं। एक्स एक्सिस का एलिमेंट कोई एक्स जीरो टाइप का दिखेगा ना? तो है ही नहीं, यानी कि इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई है। फाई क्या स्पेन करती है? एल एस इंटरसेक्शन डब्ल्यू क्या आएगा? ट्राइवल स्पेस आएगा। क्या ये डब्ल्यू के इक्वल है? ऐसा नहीं है। यानी कि पी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। और क्यू स्टेटमेंट क्या है? एल एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल एस यूनियन एल टी। ये ट्रू होता है अगर किसी का भी यूज फॉल्स नहीं। क्यू इज ट्रू। यूनियन करके स्पेनिंग सेट निकाल लो, या पहले स्पेनिंग सेट करके यूनियन निकाल लो, तो एक ही बात आएगी। क्योंकि स्पेन किससे होता है? एलाइज वेक्टर से। तो जिन अगर यूनियन में एल आई वेक्टर जाएंगे, तो जो स्पेन अलग अलग वेक्टर एल आई वेक्टर कर सकते हैं, वही क्या करेंगे? यूनियन भी स्पेन करेगी। और ये स्पेन क्या करता है? एक पॉइंट है एल एस यूनियन टी किसके इक्वल आएगा? इनके डायरेक्ट सम के इक्वल होता है, एल एस प्लस एल टी। क्लियर? एक गेट का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। गेट एग्जाम। let VR be a finite dimension vector space and WI क्या सबस्पेस में VF के for I is equal to 1 to 3, then which of the following is ER true? वैसे तो सिंगल करेक्ट आंसर ही है ये, मल्टीपल चॉइस नहीं है, मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है। देन W1 यूनियन W2 and W2 यूनियन W3 यूनियन W3 यूनियन W1 is equal to B। यहाँ पे ना क्यू स्टेटमेंट भी फॉल्स है। एक सेकंड। ये जो है ना सम के इक्वल होता है। ये वाला क्या है? सम के इक्वल होता है। ये भी फॉल्स है। यूनियन के इक्वल नहीं है, जरूरी नहीं है ना। मान लो इनकी यूनियन में तो एक वेक्टर से ज्यादा एस का एल आई सेट है, कोई एल आई वेक्टर और टी का एल आई वेक्टर, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर बनाऊंगा। वो इन दोनों के अलग अलग में यूनियन में आना जरूरी थोड़ी है। ये वाला बात। इसमें एस के एल आई वेक्टर एल एस में क्या होंगे? सिर्फ एस के एल आई वेक्टर यूज होंगे। टी में क्या होंगे? सिर्फ टी के एल आई वेक्टर होंगे। लेकिन एस यूनियन टी में दोनों के एल आई वेक्टर से भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ ना। तो ये स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स आएगी। जो एल एस यूनियन टी के एक्स के इक्वल आएगा, एल एस प्लस एल टी के इक्वल आएगा, ना कि इन दोनों की यूनियन के। इसलिए क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है।
सी है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W3। सिंपलाइज करते हैं, W1 इज इक्वल टू W3। ऑप्शन डी, W नॉट इक्वल टू V, देन V माइनस W1 इज इक्वल टू V। V माइनस W1 क्या क्या मतलब है? V बाई W1 ऐसे। क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन, अगर तीनों का सम V की इक्वल है तो क्या यूनियन का स्पैनिंग सेट फिर यूनियन बी कंप्लीट वी को बनाएगा? ये ऑप्शन होगा फॉल्स, क्योंकि इसमें W मान लो एक बार एक्स एक्सिस, W2 मान लो वाई एक्सिस, और W3 मान लो जेड एक्सिस। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या पूरा R3 बन जाएगा ना। लेकिन अगर यूनियन W1 और W2 की यूनियन से स्पेन होता हुआ क्या मिलेगा हमें? एक्स वाई प्लेन मिलेगा। W2 और W3 की वाई जेड प्लेन, और ये क्या हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन मिल जाएगा हमें। तो पूरा R3 थोड़ी मिलेगा अगर तीनों की यूनियन करेंगे तो, सिर्फ दीवारें मिलेंगी ना। यही सोचो, W1 क्या है, एक्स एक्सिस, W2 क्या है, वाई एक्सिस, और इन दोनों की यूनियन से क्या बना सकता हूँ? रूम में मान लो फ्लोर मिल गया मुझे, फ्लोर मिल गया, और वाई जेड प्लेन मिला, W2 और W3 की एक वॉल मिल गई, और एक्स जेड प्लेन से एक दूसरी वॉल मिल गई। तो तीनों का यूनियन करूंगा तो फ्लोर और दो वॉल्स मिली ना, पूरा रूम थोड़ी मिला। तो ये पूरा R3 नहीं बना पाएगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, अगर इंटरसेक्शन W1 और W2 की इंटरसेक्शन वो है, आइडेंटिटी है, और W1 और W3 की भी, ये तो हमने कर ही लिया। अगर इंटरसेक्शन डिफरेंटली ट्राइबल होती है तो जरूरी नहीं है कि वो, इसका मतलब तो क्या एल आई होंगे ना। W1 और W2 तो एल आई है, W1 और W3 भी एल आई है। तो जरूरी नहीं इन दोनों के सम के साथ वो इंटरसेक्शन ट्राइबल ही आए। ये तो हम कर भी लिए, और यहाँ पे करना हो तो फिर से एक एग्जांपल, मान लो W1 को ले लो एक्स एक्सिस, W2 को ले लो एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, और W3 को ले लो वाई एक्सिस। तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है? ट्राइवल है ना। एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन, और एक्स एक्सिस में क्या आएगा? सिर्फ एक पॉइंट कॉमन आएगा। ये एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और W1 इंटरसेक्शन W3, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी एक पॉइंट कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन और वाई एक्सिस मिलके क्या बना देगा? ऐड करेंगे तो पूरा R2 ही बना देंगे ना ये। हाँ, ये R2 बनेगा। इंटरसेक्शन W1 तो क्या आएगा? W1 आएगा, नॉन एम्पिटी आएगा, नॉन ट्राइबल आएगा मतलब। और W1 का सम, और W1 W3 का ऐसे, हम W1 को ऐसे काट नहीं सकते कि W1 से W1 क्रॉस हो गया, W2 इज इक्वल टू W3 नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, तो यही ठीक होगा, ऑप्शन बी। अगर किसी वेक्टर स्पेस में से ना कोई भी सब स्पेस माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी कि क्वेश्चन स्पेस निकाले, आगे हम इसका करेंगे क्वेश्चन स्पेस, तो भी स्पेन क्या कर देता है? वो पूरे वी को स्पेन कर देता है। क्लियर। इसको आगे और फिर से करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। W1 और W2
कोई भी सब स्पेस है और वी जो है ना इन दोनों के डायरेक्ट सम में है ना, तो W1 को W2 का क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। एंड W2 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। क्यों, दोनों एल आई हैं, तो W1 और W2 मिलके कंप्लीट वी बना देते हैं। तो W1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा W2, और W2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा W1। एक है उसको ट्राइवल वाले आइडेंटिटी को एक और थोड़ा सोच के चलें, ना सोच के चलें तो क्या होगा, दोनों का ये कॉम्प्लीमेंट है ना। सिर्फ दोनों में क्या कॉमन है, आइडेंटिटी कॉमन है। और ये जरूरी नहीं है कि ये यूनिक है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। फॉर एवरी सबस्पेस वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री। और हर एक सबस्पेस के लिए ना कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस एग्जिस्ट करते हैं। और जरूरी नहीं है कि यूनिक एग्जिस्ट करे, इट नॉट नीड नॉट बी यूनिक। मतलब क्या है, हर एक सबस्पेस को मैं कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस के डार्क सब में लिख सकता हूं मैं। और ये जरूरी नहीं कि एक वो यूनिक ही होंगे, मान लो W1 और W2 के डायरेक्ट सम से भी बन जाए। कोई ऐसे W3 और W4 मिल जाएंगे, उनके भी डायरेक्ट सम से भी बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा है कि मिलेंगे जरूर। एक लास्ट पॉइंट है फिर ट्यूशन पे स्टार्ट करेंगे हम, जो कि लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अग्रसर होंगे। ये जो इसका ऑप्शन डी है ना, उसके लिए है कि अगर किसी भी सबस्पेस को हटा दें, सबस्पेस को वेक्टर स्पेस से, तो वो कंप्लीट फिर भी जनरेट कर देता है वी को। मान लो कि जो डायमेंशन ऑफ वी है ना, वो एन है, और कोई भी सबस्पेस है उसका डायमेंशन क्या है, के। क्लियर। तो इसका कोई ना कोई बेसिस होगा, वो मान लिया बी के, इसका बेसिस है डब्ल्यू का। तो इसको एक्सटेंड करके है ना, मैं बी का बेसिस बना सकता हूँ x1 x2 अप टू x के, बाय एक्सटेंशन थ्योरम। y1 y2 टू yn-k एक्सटेंड करके एन डायमेंशन का बेसिस बना दिया। अब एक बी बना रहा हूँ मैं सेट, x1 में y1 ऐड कर दिया, x2 में y1 ऐड कर दिया, ऐसे ही xk में y1 ऐड कर दिया। बाकी क्या बचा, y1 y2 अप टू yn-k। ये फिर भी क्या रहेंगे, एल आई रहेंगे। ये सेट फिर भी एल आई रहेगा। चेक योर सेल्फ, अपने आप चेक कर लेना कि एल आई रहेंगे। तो बी भी क्या हुआ, एल आई हुआ। और एन कार्डिनलिटी का, तो ये भी बन जाएगा बेसिस। क्लियर। अब देखो, v माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू के वेक्टर से कुछ यूज करता हुआ मैं ये बेसिस मिल गया ना। अब इसमें से जो v के कॉम्बिनेशन, डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन है ना, वो x1 x2 xk से बनेंगे। जो कि हमने इस बेसिस में ये वेक्टर्स ले लिए, एक्स्ट्रा एडिशन वेक्टर्स जो डब्ल्यू का काम कर रहे हैं, जो डब्ल्यू के एल आई सेट्स का काम करेंगे। और डब्ल्यू के भी नहीं है एलिमेंट ये, तो इसके कारण ये कंप्लीट बी को बन जाएगा। बी क्या बन गया, बेसिस बन गया। ये जो बेसिस बना है ना बी, ये किसका बना है, बी माइनस डब्ल्यू का बेसिस बन गया। और ये क्या हो गया, स्पेनिंग सेट हो गया, यानी कि
वी को स्पेन कर देगा, वी का बेसिस बन गया तो वी को स्पेन कर देगा। तो अब हमारा जो है एक लास्ट टॉपिक बचा है इस यूनिट का, क्वेश्चन स्पेस। उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है कोसेट की डेफिनेशन, कि कोसेट क्या होते हैं। लेफ्ट कोसेट ग्रुप में पढ़ा हमने, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, वैसा ही है यहाँ पे भी। लेट डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है वी का, और एक्स बिलोंग्स टू वी कोई भी एलिमेंट है। देन द सेट, कोसेट कोड कैसे डिफाइन करते थे, डब्ल्यू प्लस एक्स। देन द सेट डब्ल्यू प्लस एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, डब्ल्यू प्लस में एक्स सच डेट, डब्ल्यू कहाँ से आएगा, डब्ल्यू से, इज कॉल्ड कोसेट ऑफ डब्ल्यू बाई एक्स इन वी। डब्ल्यू प्लस एक्स क्या डिनोट करेगा, कोसेट को। मान लो एग्जांपल के तौर पर वी क्या है, आर टू सब स्पेस है, और डब्ल्यू जो है एक्स कुमा एक्स, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सब स्पेस है। अब कोई भी एलिमेंट ले लो वी का, जैसे वन टू एलिमेंट ले लिया, बिलोंग्स टू वी। तो डब्ल्यू प्लस वन टू क्या डिनोट करेगा, एक कोसेट को डिनोट करेगा। कैसे, डब्ल्यू का एलिमेंट कोई भी एक्स, एक्स प्लस में वन टू, हर एक एलिमेंट को डब्ल्यू पे इससे ऐड कर दो, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि क्या होगा, एक्स प्लस में वन, एक्स प्लस में टू, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये वाला इस पॉइंट से ज्यादा होगा ना, तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स और एक्स प्लस वन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर। और इसको ऐसे लिख दो ना, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। यानी कि जो डब्ल्यू सब स्पेस है किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन को। ये वाली लाइन है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं कोई भी पॉइंट, मान लो यहाँ पे टू फाइव पॉइंट लेता कोई भी, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फाइव। तो वाई इज इक्वल टू एक्स, और एक्स प्लस थ्री लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस थ्री लाइन को रिप्रेजेंट करता, इस लाइन को। और कोई पॉइंट लेता तो ऐसे, इन ऐसे लाइंस आ जाती ना। मतलब आर टू में कोई भी सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी न किसी कोसेट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। एनी लाइन इन आर टू स्पेस रिप्रेजेंट ए कोसेट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस आर टू। अब कुछ रिजल्ट, मान लो डब्ल्यू क्या है, वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का, और एक्स वाई कोई भी एलिमेंट है वी के, जो कोसेट्स के जो ग्रुप में रिजल्ट है ना, वही है कि कभी भी एक्स प्लस फाइव हमेशा क्या रहेगा, नॉन एम्पिटी रहेगा। नॉन एम्पिटी क्यों रहेगा, एक्स तो होगा ना, हमेशा एक्स तो बिलोंग करेगा ही करेगा, एक एलिमेंट तो होगा।
कोई भी दो कोसेट्स इक्वल कब होते हैं? जब x माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये ग्रुप वाली ही है सारी डेफिनेशन जो ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ रखी है। डब्ल्यू प्लस एक्स डब्ल्यू के इक्वल कब आएगा? फ्रेंड ओनली एक्स कहाँ से? डब्ल्यू में ही हो। और सभी कोसेट्स की यूनियन क्या बना देती है? पूरा भी बना देती है, जहाँ पे यूनियन वेरीज डिस्टिंक्ट कोसेट्स, वेयर यूनियन वेरीज ओवर वन एलिमेंट फ्रॉम ईच क्लास। ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं ना हम कि एलिमेंट्स की क्लास लें, बनाएं, रिलेशंस क्या होता है उसमें। हर एलिमेंट कॉन्जुगेट हो दूसरे एलिमेंट के, तो उनकी क्लास बनाएं। डिस्टिंक्ट ओवर क्लास का जो कोसेट बनता है वो पूरा भी बनाएं, वी को लिख सकते हैं। तो कोसेट वाली क्या है, सारी डेफिनेशन है। एक और इसमें क्या क्या पॉइंट, जो कोसेट्स होते हैं वो या तो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। ये होता है ना कि आइदर डब्ल्यू प्लस एक्स या तो वो कंप्लीट इक्वल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। कोसेट्स क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ग्रुप थ्योरी के पॉइंट्स। कार्डिनलिटी जो है डब्ल्यू प्लस एक्स की किसके इक्वल होगी? कार्डिनलिटी ऑफ डब्ल्यू के, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। और एक और पॉइंट क्या है, सभी कोसेट्स की भी कार्डिनलिटी सेम होती है इसी कारण से, डब्ल्यू के। क्लियर? एक और प्रॉपर्टी में मान लो, लेट डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी एफ, देन फर्स्ट डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस में डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस में एक्स प्लस वाई, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो क्या करते हैं, डब्ल्यू एल बाई एक्स, यहाँ पे स्केलर फील्ड से आएगा एक्स पी से, अल्फा फील्ड से। क्लियर? अब डेफिनेशन आती है क्वोशंट स्पेस की। लेट डब्ल्यू कोई भी सबस्पेस है वेक्टर स्पेस का, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स क्वोशंट स्पेस क्या होता है? अगर सभी डिस्टिंक्ट कोसेट्स की है ना, हम क्या करते हैं, कलेक्शन को करें, वो क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है, और उसी को क्या कहेंगे हम, क्वोशंट स्पेस कहेगा। जब वेक्टर स्पेस बनाती है तो विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन उसी में बनाएगी, जो वी के वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है ना भाई, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज डिफाइंड अर्लियर। इस स्पेस को क्या कहेंगे, दिस स्पेस कॉल्ड क्वोशंट स्पेस।
वी बाई डब्ल्यू। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई वी बाई डब्ल्यू। क्लियर? यानी कि वी बाई डब्ल्यू क्या होगी? सभी कोसेट्स के कलेक्शन की। डब्ल्यू के सभी कोसेंट के कलेक्शन को क्या कहेंगे हम? क्वेश्चन स्पेस। ये वेक्टर स्पेस बनाता है। और किसके रिस्पेक्ट में? सेम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी के हैं, उनके रिस्पेक्ट में। एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मान लो बी जो है आर क्यूब, तो डब्ल्यू कोई भी सबस्पेस लिया मैंने, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। देन वी बाई डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दी कोसेट। पहले डब्ल्यू के एलिमेंट्स प्लस में कोई भी वी का एलिमेंट, वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया मैंने, एक्स वाई जेड, इस कलेक्शन को क्या कहेंगे हम? क्वोशंट स्पेस। अब देखो, डब्ल्यू प्लस में एक्स वाई जेड है। क्लियर? एक्स वाई जेड को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स 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 प्लस में यहाँ पे जीरो, यहाँ पे लिख दूँ वाई माइनस एक्स, यहाँ पे जेड माइनस एक्स। ये किसका एलिमेंट बन गया? डब्ल्यू का एलिमेंट बन गया ना। यानी कि डब्ल्यू प्लस एक्स वाई जेड को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस में एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस में जीरो वाई माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स। अब पता है कोसेट की प्रॉपर्टी, डब्ल्यू प्लस एक्स किसके इक्वल आता है? डब्ल्यू का ही, क्योंकि एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट हो तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये प्रॉपर्टी पड़ी है। तो डब्ल्यू प्लस में डब्ल्यू का एलिमेंट है एक्स, यानी कि इसको डब्ल्यू इज सिंपल प्लस में जीरो वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। क्लियर? यानी कि वी वाई डब्ल्यू क्या है? बच गया सिर्फ। कैसे एलिमेंट देखेंगे? दो ही एक्स वाई ऐसे लिख दूं, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना, तो एक वाई माइनस एक्स को एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया। मान लो यहाँ पे टी यू वी कुछ भी लिख लो, कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल्स बच गए। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? डायमेंशन भी टू आया। तो डायमेंशन टू आएगा तो इसकी कोई ना कोई टू एल आई वेक्टर्स होंगे जो इसको स्पेन करेंगे। तो इसको निकालने के मान लो जीरो टू जीरो एक्स वाई वाई, इसको ऐसे लिख दूं, एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस जीरो वन जीरो प्लस में वाई इंटू डब्ल्यू प्लस जीरो वन। यानी कि इनका ये स्पेनिंग सेट हो गया। पी बाई डब्ल्यू का स्पेनिंग सेट क्या हो गया? इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है ना ये। हर एक वेक्टर, हर एक एलिमेंट को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? इसका स्पेनिंग सेट हो गया। और ये एल आई भी है, तो ये बेसिस बन जाएगा। बेसिस बन गया तो इसकी कार्डिनलिटी किसकी है? इक्वल आ जाएगी डायमेंशन की, यानी कि पी बाई डब्ल्यू का डायमेंशन क्या आ गया? टू आ गया। जो वी बाई डब्ल्यू क्वेश्चन स्पेस बनता है ना, उसमें डब्ल्यू क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। अब वी बाई डब्ल्यू क्या बनाता है? वेक्टर स्पेस बनाता है। तो वेक्टर एडिशन भी डिफाइन किया हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन किया। तो जो आइडेंटिटी भी होती होगी ना इसमें कुछ ना कुछ, तो आइडेंटिटी क्या होती है? डब्ल्यू। क्लियर है ना? आइडेंटिटी क्यों होती है डब्ल्यू? आइडेंटिटी का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ए में क्या ऐड करूँ कि ए आ जाए, यही होता है ना। ए प्लस ई इज इक्वल टू ए, या जीरो लिखते हैं नॉर्मली, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। लेफ्ट और राइट से सेम आनी चाहिए, उसी को आइडेंटिटी बोल देते हैं। अब वी वाई डब्ल्यू की आइडेंटिटी डब्ल्यू होती है, क्यों? वी वाई डब्ल्यू का एलिमेंट कैसा दिखेगा? डब्ल्यू प्लस में कुछ भी वी का एलिमेंट, से डेट बी बिलोंग्स टू वी। ऐसा ही अब कोई भी एलिमेंट लूं इसका वी बाई डब्ल्यू का, तो वो एलिमेंट कैसे दिखेगा? डब्ल्यू प्लस सम वी।
ऐसे ही दिखेगा। अगर इसमें डब्लू ऐड करूंगा तो डब्लू तो वी का एलिमेंट है ही। डब्लू प्लस में डब्लू प्लस वी करूंगा मैं, तो डब्लू प्लस डब्लू को तो क्या लिख सकता हूँ, डब्लू ही लिख सकता हूँ, क्योंकि वही आइडेंटिटी डब्लू प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्लू इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू डब्लू। तो यहाँ पे डब्लू डब्लू से ही है, तो इसको लिख सकता हूँ डब्लू प्लस वी, तो यहाँ पे डब्लू आइडेंटिटी बन गई ना। वी बाई डब्ल्यू में यानी कि डब्ल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। ये चेक करना हो कि स्पेलिंग सेट तो हो गया। जैसे कि एल आई चेक करना हो, तो जैसे कि एल आई है या नहीं, तो इनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के देखते हैं। 0 1 0 प्लस में अल्फा और बीटा का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है, ये दो वेक्टर्स को 0 0 1। ठीक है, ये किसकी को लाता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे, डब्ल्यू। ये क्या है, जीरो लिखते हैं ना लीनियर कॉम्बिनेशन को, जीरो। अगर स्केलर्स जीरो आ जाए तो एल आई है, अगर स्केलर्स जीरो नहीं आते तो एल डी है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लिखते हैं, ये डब्ल्यू लिख दिया क्योंकि आइडेंटिटी है वी बाई डब्ल्यू की। क्लियर। अब इसका डब्ल्यू प्लस में 0 अल्फा बीटा, ऐसा एलिमेंट दिखेगा ये, इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स कहाँ से हो, डब्ल्यू से। यानी कि ये एलिमेंट कहाँ होना चाहिए, डब्ल्यू में। डब्ल्यू में एलिमेंट होगा तो ये कैसा दिखेगा, डब्ल्यू का जो एलिमेंट लेके चले हम, डब्ल्यू सब स्पेस, वो कैसा लेके चले, एक्स एक्स एक्स, मतलब तीनों ही इक्वल होने चाहिए। तीनों टपल्स इक्वल होने चाहिए, जीरो इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा बीटा जीरो होना चाहिए, तभी जब डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। क्लियर। यानी कि डब्ल्यू प्लस में अल्फा और बीटा जीरो आ गया, यानी कि ये दोनों क्या है, एल आई है। और स्पेन भी करते हैं, यानी कि बेसिस हो गया, तो डायमेंशन टू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस में 0 1 0 और डब्ल्यू प्लस में 0 0 1 एल आई। ये चेक करने का मेथड हो गया कि एल आई है या नहीं। या फिर ऐसे लिख दो 10 W+E2 W+E3। E3 स्टैंडर्ड बेसिस कोई E1 और E2 और E3 बेसिस ऑफ V बाई डब्ल्यू। इसका डायमेंशन टू आ गया, लिख दिया। Hence its dimension is 2। नेक्स्ट एग्जांपल है, V इज इक्वल टू R3 और W ले लिया हमने सब स्पेस X0 X सच दैट X बिलोंग्स टू R। तो V बाई डब्ल्यू हमें निकालना है। तो V के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को XYZ को कैसे लिख सकता हूँ मैं, W के एलिमेंट से रिप्लेस करूंगा ना। थोड़ा जितना तोड़ सकते हैं ना हम उतना तोड़ रहे हैं इसको डब्ल्यू के एलिमेंट में। तो X0 X टाइप का तो डब्ल्यू का एलिमेंट देखेगा। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे तो जीरो ही लिखूंगा, तभी X+0 जीरो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे 0 Y बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z-X। और कोई चॉइस नहीं है ना मेरे पास, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो V बाई डब्ल्यू का एलिमेंट कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस में 0 XY सच दैट XY बिलोंग्स टू R। इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, टू ही डायमेंशन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मान लो पोलिनोमियल्स वाला एग्जांपल है, और जो सब स्पेस है सच दैट P0 इज इक्वल टू P-0 और P"0 इज इक्वल टू जीरो। ये सब स्पेस डब्ल्यू। क्लियर। चल तो देखते डब्ल्यू के एलिमेंट है, कैसे देखेंगे। मान लो ये पोलिनोमियल कोई भी n डिग्री का पोलिनोमियल होगा, तो इसमें से ऐसा ही दिखेगा।
उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, AIXI, 3 डिग्री वाले अलग, ऐसे एक्सपेंड करके लिख दिया, जैसे कि 3 से ज्यादा वाले को ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिख दिया, इसको बाकी एक्सपेंड करके लिखा है और कुछ नहीं किया। अब W प्लस में आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा ही दिखेगा कुछ। x⁴ कि W प्लस में A2 x² प्लस A1 x प्लस ए, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो W के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाले दिखेंगे ना सिर्फ। एक बार ये कैसे लिखा है मैंने, पहले तो W के एलिमेंट देखो कैसे दिखेंगे। मान लो कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री का, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AIXL। W की फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ कि P0 इज इक्वल टू P डैश 0, a n x⁴n, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ पहले, xn−1 एंड सो ऑन A1 x प्लस A0। ये कोई भी आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल है, क्लियर। अब P0 यानी कि क्या, एक्स की जगह 0 रखूंगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी, P डैश 0 यानी कि सिर्फ A1 बचेगी P डैश 0 में। इसका डेरिवेटिव करूंगा तो, और x को 0 रखूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, A1। यानी कि क्या कंडीशन आई, A0 इज इक्वल टू A1, P डबल डैश 0। अब सेकंड डेरिवेटिव 0 रखना है, इज इक्वल टू 0। इसका सेकंड डेरिवेटिव में x को 0 रखूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, A2 बचेगा, यानी कि A2 भी 0 आ गया। यहाँ पे इक्वल का साइन है, तीनों इक्वल आएंगे। A0 इक्वल टू 0, A0 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, ये तीनों क्या आ जाएंगे, सभी 0 के इक्वल आ जाएंगे यहाँ से। तो क्या पोलिनोमियल बचेगा सिर्फ, अब वो 3 की डिग्री से ज्यादा का पोलिनोमियल बच गया ना, कोफिशिएंट 1 2 3 तो 0 हो गए, यानी कि W के अंदर कैसे एलिमेंट दिखेंगे, सिर्फ 3 या 3 से ज्यादा डिग्री वाले पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 डिग्री तक एक्स्ट्रा लिख दिया और बाकी एक्सपेंड करके लिख दिया। ये तो W में है ही, तो W प्लस एक्स तो क्या बनेगा, W ही बनेगा, और बाकी बच गया ये। यानी कि BY W का एस एलिमेंट कैसे दिखेगा, W प्लस में A2 x² प्लस में A1 x प्लस में A0। यहाँ पे ABC की फॉर्म में लिखा, AX² प्लस BX प्लस में सेट ABC कहाँ से है, रियल नंबर। तो इसका जो स्पेनिंग सेट क्या होगा, W प्लस में x², W प्लस में x, और W प्लस में 1, इसका स्पेनिंग सेट होगा। ये चेक कर लेना कि ये LI भी है, वैसे भी दिख भी रहे हैं LI है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मतलब V/W का डायमेंशन 3। वैसे आगे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता निकाल लेंगे हम कि डायमेंशन ऑफ V/W क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, लिख ही लेते हैं। ये तो हम सोल्व करके निकाल रहे हैं, वैसे भी हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मान लो V कोई भी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है और W कोई भी सब स्पेस है V का, देन डायमेंशन ऑफ P/W इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। इसका प्रूफ है छोटा सा सिंपल सा। मान लो कि डायमेंशन ऑफ जो V है ना, वो है n, तो डायमेंशन ऑफ W जो है वो R है, क्लियर। तो W को बाय एक्सटेंशन थ्योरम, एग्जिस्टेंस थ्योरम, तो कोई ना कोई बेसिस मिलेगा W का, वो मान लिया BR, XI से स्टेट 1 से R, ये इसका बेसिस मान लिया, बेसिस ऑफ W।
और एक्सटेंशन थ्योरम से वही बी बनाएंगे, बी एन। ये काम तो बहुत बार कर चुके हैं। एक्स आर, y1 y2 yn-r, ये बेसिस बनेगा v का। क्लियर। अब मुझे क्या बनाना है? मैं बना रहा हूँ कि इसका जो डायमेंशन है ना बी, w+y1, ये बेसिस ऑफ p/w, इसका बेसिस होगा, ये चेक करना। तो ये हो जाएगा, चेक कर लेना कि इसका बेसिस बनेगा। पहले बेसिस के लिए एल आई सेट होना चाहिए और स्पेनिंग सेट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशन ऑफ v/w है ना, वो आएगा डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बाद क्वेश्चन पेज खत्म और ये यूनिट भी खत्म। इसके बाद हम एलटी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो एस कोई भी सेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है वी का, एंड एस इज एल डी, एल आई, एल आई होगा ना। देन एस डैश मान लिया w+xi, नीड नोट बी अलाइन b/w। इसका मतलब क्या है, कोई भी w में जो एल आई सेट है ना, वो जरूरी नहीं है कि v/w में एल आई बने, यानी कि w+xi कहाँ के एलिमेंट हो गए, v/w के। तो xi एल आई है, तो जरूरी नहीं है w+xi भी एल आई हो। लेकिन ये जरूरी है, अगर ये एल डी हो ना एस, तो एस डैश भी एल डी होगा। एल आई है तो जरूरी नहीं है एल आई, लेकिन एल डी ना, इफ एक्स आई सच दैट आई इज इक्वल टू 1 to k, ये सब सेट डब्ल्यू का, ये बी का, एंड एस इज एल डी, देन ये वेक्टर्स डब्ल्यू प्लस में एक्स आई, ये पक्का एल डी होंगे b/w। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि v इज इक्वल टू r³ है, और w है x(x,y), दैट x(y) बिलोंग्स टू r। s क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस E1 और E2, दो को कंटेन करता है। ये एस सेट है कोई भी, यानी कि एस एल आई है। ठीक है, तो एस डैश क्या बना, डब्ल्यू प्लस में E1 प्लस डब्ल्यू प्लस में E2, ये बनेगा। ये कहाँ जाएंगे एलिमेंट, v/w में। अब ये चेक करना कि ये जो बनेगा ना एलिमेंट, ये क्या बनेंगे, एल डी एलिमेंट बनेंगे v/w में। बट एस डैश इज एल डी v/w। क्यों? मान लो w का एलिमेंट कैसा है, x(x,y) प्लस में E1 1 0 0, यही हुआ ना। एक ही एलिमेंट हुआ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे ना, डब्ल्यू प्लस में 1 0 0 अल्फा टाइम प्लस में बीटा डब्ल्यू प्लस में 0 1 0। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को डब्ल्यू के आइडेंटिटी के इक्वल लिखेंगे। ऐसे अल्फा बीटा मिल जाए मुझे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू के इक्वल आ जाए, तो 1 1 ही ले लो ना। अल्फा को 1 ले लूं मैं और बीटा को 1 ले लूं, w+1 0 0 प्लस में 1 1 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू प्लस में ये क्या एलिमेंट बनेगा, ये 0 1 0 ना, 1 1 0 एलिमेंट बनेगा, ये तो पहले से ही डब्ल्यू में है, x x y।
यानी कि ये डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो बिना स्केलर्स को जीरो के मैंने आइडेंटिटी बना दी। इसका मतलब क्या है, एलडी। बहुत इजी टास्क था ये करना। लेट डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है, और डब्ल्यू प्लस एक्स आई, अगर ये एल आई है ना, डब्ल्यू प्लस एक्स आई, और यानी कि एस प्राइम एल आई है ना, एक्स आई बिलोंग्स टू वी, तो ये एक्स आईज क्या होंगे, एल आई होंगे। अगर एक्स आई एल आई है वी में, तो डब्ल्यू प्लस एक्स आई नीड नॉट बी एल आई इन वी बाई डब्ल्यू। चलिए, एक स्टेटमेंट तो कहती है ये, और दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ये अगर एल डी है ना, तो एल डी हो जाएंगे। एक्स आई एल डी है, तो इम्प्लाइज डब्ल्यू प्लस एक्स आई भी एल डी होंगे। क्लियर। और थर्ड स्टेटमेंट है, अगर ये एक्स डब्ल्यू प्लस एक्स आई एल आई है ना, तो कह सकते हैं मैं एक्स एल आई होंगे। अगर एक्स एल आई है तो नीड नॉट बी डब्ल्यू प्लस एक्स आई एल आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्पेस कंप्लीट, और ये यूनिट टू बी कंप्लीट। एक रिजल्ट और बचता है, वो ध्यान में आ गया। अगर एस कोई भी स्पेनिंग सेट है ना, एस कोई भी स्पेनिंग सेट है बी का, और डब्ल्यू कोई भी सब स्पेस है, देन डब्ल्यू प्लस एस स्पेनिंग सेट की बात करें, ये स्पेनिंग सेट तो होगा, एल आई होना जरूरी नहीं। अगर एस एल आई है ना, तो ये जरूरी नहीं कि एस आई एल आई हो, लेकिन जरूर ये पक्का है कि ये स्पेनिंग सेट होगा अगर एस स्पेनिंग सेट है तो। इसका रीजन, कोई भी एलिमेंट डब्ल्यू प्लस एक्स, एस का है एलिमेंट, मान लिया कोई भी एस बी का, एक्स तो वी का है ना, कोई भी एक्स बिलोंग्स टू वी, और डब्ल्यू प्लस एक्स किसका एलिमेंट होगा, वी बाई डब्ल्यू का, और एस क्या है, स्पेनिंग सेट वी का, यानी कि एक्स को एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से डब्ल्यू प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डब्ल्यू प्लस में ये सही अप्रोक्सीमेशन आउट आ जाएगा। ये इनका स्पेनिंग सेट बन गया, डब्ल्यू प्लस एस आई भी स्पेनिंग सेट बन गया। तो यहाँ पे लेट्स एंड द लेक्चर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। थैंक्स फॉर